हेलो बच्चों, मैं हूं आपका पार्थ सर। कंप्लीट बायोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित किसी भी डाउट के लिए आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। तो बेटा जी, इसमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पुष्प की। आज भी वही करेंगे, पुष्प के भाग पढ़ रहे थे, नर जनन अंग हमारा चल रहा था। क्या क्या पढ़ा दिया था जरा जल्दी से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हमने पहले ये सब कुछ पढ़ लिया था, पुष्प की संरचना में उसके भाग देख लिए थे। उसमें हमने फ्लोरिकल्चर जानते हैं ये पढ़ा था। निषेचन से पहले जो संरचनाएं हैं वो सारी चीजें हमने देख ली थी। पुंकेसर नर जनन अंग की बात कर रहे थे। पुंकेसर, उसमें डंठल था, परागकोश था, परागकोश की संरचना देख ली थी। द्विपालित था, प्रत्येक पाली में 2 किनारे थे। प्रत्येक किनारे को हमने क्या नाम दिया था? लघु बीजाणुदानी। टोटल 4 लघु बीजाणुदानी मिल रही थी। चतुष्कोणीय संरचना थी। ठीक है, हाँ, स्पोरोपोलन बताना, आगे चल रहे हैं। ये हम उसकी लघु बीजाणुधानी की संरचना हमने देखी थी। 4 कोशिकाएं 4 स्तर दिख रही थी, 4 प्रकार की, ये हम बात कर चुके थे। चतुष्क संरचना बन गई थी, लघु बीजाणु बन चुका था, 4 लघु बीजाणु बन चुके थे। एक चतुष्क बन चुका था जो बाहर एक भित्ति से घिरा हुआ था, कैलोज उसका नाम था। उसको तोड़ने के लिए टैपिटम ने कैलेज एंजाइम निकाला था और लघु बीजाणु मुक्त हो गए थे। ये हम लोगों ने बात कर ली थी इस तरीके। अब ये लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु जो है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। लघु बीजाणु एक कोशिका है जिसके अंदर एक अगुणित केंद्रक मिल रहा था। अब इस लघु बीजाणु को हमने बदलना है किसमें? पराग कण में। ठीक है, सिंपल सा था। अब लघु बीजाणु को हम बदलेंगे किसमें? परागकण में। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो देखिएगा यहां पर क्या होएगा, ध्यान से देखना। ये बेटा एक लघु बीजाणु है और लघु बीजाणु एक कोशिका है। लघु बीजाणु कौन है? एक कोशिका थी ना। कौन सी कोशिका है बेटा? पादप कोशिका है। ये आपको पता है। कैसी कोशिका है बच्चों? पादप कोशिका। अब इस पादप कोशिका में कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। चलो जी, ये लाल रंग की जो है मान लेते हैं क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। ठीक, सिंपल। अब इस लघु बीजाणु में क्या परिवर्तन आया जरा जल्दी से देखिएगा फटाफट। इसमें ये हमने उस दिन भी पढ़ लिया था क्या कि बेटा इसमें ये जो केंद्रक था, ये केंद्रक विभाजन करेगा, 2 केंद्रक बनाएगा, एक छोटा होएगा और एक बड़ा होएगा, है ना। जो छोटा केंद्रक था उसको हमने क्या नाम दिया था? जनन केंद्रक। और बड़ा जो था उसको हमने नाम दिया था क्या? कायिक केंद्रक। फिर अंदर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो गया था, तो 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो छोटी कोशिका होएगी, ये जो छोटी कोशिका है इसके बाहर क्या है? कोशिका भित्ति है या नहीं है? बिल्कुल है साहब, ये कोशिका भित्ति है। समझ में आया? ये क्या है बेटा? ये कोशिका है, ये इसकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब ये जो छोटी कोशिका थी इसको हमने बोला था जनन कोशिका, और ये जो थी इसको हमने बोला था कायिक या नलिका कोशिका। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सिंपल सा था। यहां तक चीज समझ में आ गई थी। अब इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद मैंने आपको बताया था 2 चीजें हैं, या तो यही परिस्थिति बनी रहे, या एक परिस्थिति ऐसी आ जाए जिसमें ये जनन कोशिका जो है ये विभाजन करके 2 अंदर जनन कोशिका बना दे। ये बता दिया था। चलो ठीक है, बाहर कौन मिल रही है साहब? कोशिका भित्ति मिल रही है। अब आगे की जो कहानी है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ये जो कोशिका भित्ति जो दोनों में मिल रही है, ये कोशिका भित्ति, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये कोशिका भित्ति जो होती है इसे हम बोलते हैं अंतःचोल, इंटाइन। और इतना आप सभी को पता है, आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा है क्या कि
कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, पता है ना। और पैक्टिन भी होता है, और भी कई सारी चीजें होती है, सुबेरिन होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है, कई सारी चीजें होती है। लेकिन आपने याद रखना है, ये जो कोशिका भित्ति थी ये वही कोशिका भित्ति है जो लघु बीजाणु में मिल रही थी, ये वाली। बस हमने नाम बदल दिया, इसको क्या नाम दिया? अंत्यचोल। अब आप बोलेंगे अंत्यचोल क्यों बोला है, बता रहा हूं अभी। सिर्फ इतना सा, अंत्यचोल बना हुआ है किससे? किससे? सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूलना मत, ये नीट में क्वेश्चन बनता है क्या कि अंत्यचोल जो होता है इस संरचना में, अंत्यचोल किससे बना होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। भूलना मत, इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों, याद रखना। स्टार बना देता हूं, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद क्या होगा? अब जरा सोचिए, ये संरचना या तो 2 कोशिकीय या 3 कोशिकीय संरचना आपको जो दिख रही है, इन पर टैपिटम एक स्तर का निर्माण करती है। देखिएगा, टैपिटम जो है एक स्तर का निर्माण कर रही है, टैपिटम। और ये जो स्तर है ये अंत्यचोल के बाहर मिल रही है। तो क्या मैं इस स्तर को बाह्य चोल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या नाम देंगे? बाह्य चोल। क्या नाम देंगे बच्चों? बाह्य चोल। और बाह्य चोल को हम बोलते हैं क्या? एक्साइन। तो अब आप जरा सोचिए, बाह्य चोल किससे बनी है या बाह्य चोल किसने बनाई है? तो याद रखना, बाह्य चोल का निर्माण कौन करता है? टैपिटम। अब साहब, टैपिटम ने ये बाह्य चोल बनाई है, यानी टैपिटम ने कुछ पदार्थ निकाला होगा जो इसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, और वो पदार्थ इकट्ठा होने के बाद एक आवरण बन गया। सिंपल। अब साहब, ये जो बाह्य चोल है, ये जो एक्साइन है, ये किससे बनी हुई है? तो याद रखना, इस टैपिटम ने एक पदार्थ स्रावित किया जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। सिंपल। स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक रसायन है जो इस बाह्य चोल में मिल रहा था, जो किसने निकाला है? टैपिटम ने निकाला है। ठीक है। अब साहब, ये स्पोरोपोलेनिन के अलावा यहां पर कुछ और भी मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। क्या मिलता है देखना बाह्य चोल में। टैपिटम ने एक तो स्पोरोपोलेनिन निकाला और निकाला क्या? लिपिड। क्या निकाला? लिपिड लिपिड निकाला। क्या निकाला? लिपिड। तो वो जो लिपिड है और स्पोरोपोलेनिन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बाह्य चोल बना रहे हैं। अब ये जो लिपिड जो होता है, लिपिड नाम सुना हुआ है ना, ये तो वर्ड सुना होगा ना, लिपिड। इतना तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना पता होना चाहिए। लिपिड क्या होती है? एक प्रकार की वसा जो होती है, वो लिपिड है। ठीक है। अब ये लिपिड, जैसे तेल देखा ना, तेल क्या है? एक प्रकार का लिपिड है। चिपचिपा होता है ना, चिपचिपा। तो ये लिपिड चिपचिपा होएगा। इससे हम यूबिश कण भी बोलते हैं, ये यूबिशकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबिश। ठीक है। तो लिपिड भी निकाला टैपिटम ने, स्पोरोपोलेनिन भी निकाला टैपिटम ने, और साहब ये निकाल कर एक स्तर का निर्माण कर दिया जिसका नाम है क्या? बाह्य चोल। अब इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? प्रोबिश। क्या बोला मैंने? इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोबिश। अब सोचना, थोड़ा ठंडे दिमाग से, तसल्ली से सोचना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? टैपिटम ने स्रावित किया प्रोबिश। प्रोबिश बना हुआ है किससे? स्पोरोपोलेनिन से और लिपिड से। लिपिड को क्या नाम दिया है? यूबिश। तो यूबिश और स्पोरोपोलेनिन मिलकर बना रहे हैं प्रोबिश, और प्रोबिश जो है यहां पर इकट्ठा होता जा रहा है और निर्माण कर रहा है बाह्य चोल का। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई? हमारे बुक में सिर्फ स्पोरोपोलेनिन के बारे में बता रखा है, ये यूबिश, प्रोबिश, लिपिड ये कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ स्पोरोपोलेनिन के बारे में बता रखा है। तो जो क्वेश्चन उठेगा ना,
हमारी नीट में वो यहां से उठेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना साहब, ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? सर स्पोरोपोलिनिन एक रसायन है जो बहुत ही ज्यादा कठोर है। अपनी कॉपी में, अगर आपके पास कॉपी रखी हुई है तो उस कॉपी में जल्दी से एक बिंदु लिख लीजिए, क्या? जंतु जगत में, मैं जंतु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, ये सारे के सारे क्या हैं? जंतु हैं। जंतु जगत के अंदर जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, जितने भी जंतु इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? दांतों पर मिलने वाला क्या? इनेमल। क्या बोला हमने? दांतों पर मिलने वाला इनेमल क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है किसका? जंतु जगत का। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या पादप जगत में यानी जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं, सारे के सारे पादपों में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो आप आंसर देंगे क्या? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो जंतु जगत में कौन? इनेमल, जो दांतों पर मिलता है, और पादप जगत में कौन? स्पोरोपोलिनिन। खत्म, इतनी सी बात। सोच समझकर मेरे को बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना। सुनना, एक है कोमल पदार्थ और एक है बहुत कठोर पदार्थ, है ना? एक है कोमल पदार्थ और एक है बहुत कठोर पदार्थ है। किसके चांसेस हैं अपघटन होने के? किसके चांसेस हैं जल्दी से खत्म होने के? जो कोमल होगा कि जो कठोर होगा? जो खत्म हो जाएगा जल्दी से वो कौन होएगा? कठोर के कोमल? कोमल के कठोर? जल्दी से मुझे बताएं। कोमल। तो कोई समझ में आ गया? तो कोमल जो होएगा वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कठोर होएगा वो दृढ़ता से टिका रहेगा, जल्दी से नष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जीवाश्म वर्ड आप सभी ने सुना होगा, फॉसिल सुना? जीवाश्म क्या होते हैं? जो पुराने जीवों के या प्राचीन जीवों के जो अवशेष हमें मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए, जीवाश्म अगर पुराने जीवों के, पूर्वजों के वो अंश जिनका अपघटन नहीं हुआ, इट मींस बहुत कठोर भाग होंगे वो, क्योंकि अपघटन नहीं हो पा रहा होगा। तो अब दिमाग पर जोर डालें और सोचें, अगर मनुष्य के पूर्वज मिलते हैं तो उन पूर्वजों के जीवाश्म ज्यादातर हमें क्या मिलेंगे? दांत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सोचना, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आया समझ में? क्या क्या मिलेगा? भूलना मत। आपसे कोई पूछे ना कि मनुष्य में सबसे पहले जो जीवाश्म बनेगा वो कौन बनेगा? लिख लीजिए कॉपी में, क्या बेटा? दांत। क्योंकि दांतों में सबसे कठोर पदार्थ मिल रहा था, क्या? हमारा इनेमल। ठीक है, समझ में आ गया? और यही चीज आपसे पादपों में पूछ ले कि पादपों में जीवाश्म ज्यादातर हमें क्या मिलेंगे? जो पादप का सबसे कठोर भाग होगा कौन होगा? स्पोरोपोलिनिन। किस में मिल रहा है? परागकण में। तो एक वर्ड लिखा है बेटा हमारी एनसीईआरटी में और हमारी बुक्स में, क्या? कि परागकण सूक्ष्म जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। क्या वर्ड बोला? सूक्ष्म जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सी चीज पढ़ी है। आप मुझे बता दो, जितने भी बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हो, कृपया करके बेटा जरा जल्दी से मुझे बताएं, परागकण युग्मक है, नर युग्मक है या नहीं है? बस इतना सा आंसर दो। परागकण नर युग्मक है या नर युग्मक नहीं है? तो याद रखना बेटा जी, भूलना मत इस चीज को, क्या? कि ये जो नर युग्मक, ये जो परागकण हमने बनाए हैं, ये नर युग्मक नहीं है। भूलना मत इस चीज को, भूलना मत। स्टार बनाकर कहीं लिख लेना, क्या? कि जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या कहलाते हैं? नर युग्मकोद्भिद। और भूलना मत इस चीज को, कतई मत भूल जाना। अब आप बोलेंगे सर युग्मकोद्भिद और युग्मक में क्या अंतर है? तो बेटा जी ये आपको परागकण दिख रहा है, इसमें बाह्य चोल हमने पढ़ लिया जो बना हुआ इस पदार्थ से, अंत्य चोल हमने देख लिया
जो इंटाइन था बना हुआ सेल्यूलोज और पेक्टिन से, है ना। नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मक में अंतर क्या है? तो बहुत सिंपल सा अंतर है। क्या? युग्मकोद्भिद वो संरचनाएं होती हैं जिनमें युग्मक होते हैं। याद रखना इस मेरे शब्द को। क्या? युग्मकोद्भिद वो संरचनाएं होती हैं जिनमें युग्मक पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे मतलब इस परागकण के अंदर क्या मिलेंगे? नर युग्मक मिलेंगे। तो याद रखना, ये आपको जनन कोशिका दिख रही है। कौन सी कोशिका? ये जो जनन कोशिकाएं दिख रही हैं, यही जनन कोशिकाएं जो होती हैं, यही कौन? जनन कोशिका जो होती है बच्चों, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक। भूल मत जाना इस चीज को। क्या? जो न जनन कोशिका होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? नर युग्मक। अब जरा सोचो, क्या ये परागकण में नर युग्मक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना। तो याद रखना, परागकण जो होता है वो नर युग्मक नहीं होता। परागकण, ये जो परागकण है, ये एक ऐसी संरचना है जिसको हमने नर युग्मकोद्भिद बोला है, जिसमें दो नर युग्मक मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर यहां पर तो एक मिल रहा है। रुको, तसल्ली रखो, अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, जो जनन कोशिका होती है वो क्या होती है? नर युग्मक होता है। हाँ जी, तो ये किसकी बात कर रहे थे बेटा जी? परागकण। ये परागकण है, ये भी परागकण है। दो प्रकार के परागकण होते हैं। एक ऐसे परागकण जो दो कोशिका अवस्था को दर्शा रहे हैं। कितनी कोशिका अवस्थाएं? देखो जरा यहां पर, दो कोशिका अवस्थाएं। और ये परागकण में कितनी अवस्थाएं? तीन कोशिका अवस्थाएं। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तीन कोशिका अवस्था, ये दो कोशिका अवस्था। अब आप बोलेंगे सर परागकण जो होते हैं दो कोशिका में निकलते हैं कि तीन कोशिका में निकलते हैं? किस में निकलते हैं? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, नीट में ये क्वेश्चन बहुत फेमसली पूछा गया है और मैं आपको दिखा भी देता हूं हमारी साफ साफ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा परागकण है। ध्यान से पढ़ना बेटा जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, पढ़ लिया, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। सिंपल सा है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का उनका क्या होता है? व्यास होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परत वाली भित्ति होती है। दो परत वाली क्या मिल रही है? भित्ति मिल रही है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है बेटा जी? व्यास होता है। किसका? परागकणों का। इनमें दो परतें होती है, मैंने आपको बता दिया, एक बाह्य चोल और एक अंत्यचोल। लिखा भी हुआ, एक है बाह्य चोल जो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यानी कुल मिला के कहने वाली बात है क्या? कि इस पर उच्च तापमान का, अम्लों का, क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो स्पोरोपोलिनिन किस में मिल रहा है? बाह्य चोल में मिल रहा है। ठीक है, यानी अभी तक एक और लाइन लिखी हुई, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं लगा सकते, एंजाइम ऐसा नहीं पता लगा है जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके, यानी खत्म कर सके। ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं मिला है। चलो जी, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जनन छिद्र की, ये मैंने अभी आपको नहीं बता रही है, अभी रुकना। उसके अलावा देखो, मैंने क्या अभी आपको बोला था कि परागकण जो होते हैं वो जीवाश्म की भांति हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिल रहा था? कठोर पदार्थ मिल रहा था, स्पोरोपोलिन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बस एक बिंदु रह गया था, वो जरा जल्दी से बता देता हूं। देखिएगा बेटा, आपको ये बाह्य चोल जो दिख रही है, ये बाह्य चोल क्या पूरी दिख रही है? कोई एक ऐसी जगह है जहां पर ये अनुपस्थित है? दिख रहा है यहां पर क्या है? अनुपस्थित। यहां पर भी क्या है? अनुपस्थित दिख रही है। वो जगह जहां पर बाह्य चोल नहीं है, उस जगह को, ये वाली जगह को क्या बोला जाता है? जनन छिद्र बोला जाता है। ये लिखा हुआ था यहां पर क्या, कि परागकण के बाह्य चोल में एक द्वार मिलता है, एक रंध्र मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं, जहां पर
बाह्य चोल नहीं मिलेगा, इट मींस स्पोरोपोलिन क्या होएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। चलें आगे। अब ये संरचना आपको दिख भी रही है, आप अपनी बुक्स में देख भी सकते हैं। क्या ये हमारा परागकण बन चुका है। अब बेटा जी परागकण जो है, देखो यहां पर साफ साफ मैंने बोला था हमेशा एनसीईआरटी को गौर से पढ़ो। नीट की तैयारी कर रहे हो, हमेशा एनसीईआरटी को गौर से पढ़ो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, परागकण लिखा हुआ, उस परागकण के आगे क्या लिखा हुआ है, नर युग्मकोद भव या नर युग्मकोद भिद भी बोला जाता है। तो याद रखना, नर युग्मक नहीं है परागकण, नर युग्मकोद भिद है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, परागकण की जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें पता लगता है परागकण में बाह्य चोल हमने देख लिया, उसके अलावा उसमें आंतरिक भित्ति जो होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अंतःचोल। अंतःचोल जो होती है बेटा जी आपको बता दिया था किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। सॉरी मैं इसके ऊपर हाईलाइट नहीं कर पाया, भूल गया, याद रख लेना। क्या अंतःचोल जो होती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। ये भी मैंने आपको बता दिया, यहां पर देख लीजिए अंतःचोल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ये भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्या, कि ये जो परागकण जो होता है जब परिपक्व होता है, क्या होता है, परिपक्व होता है, तो उसमें दो कोशिकाएं दिखती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ये मैंने आपको बता दिया, एक कायिक कोशिका है, जनन कोशिका। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, साफ साफ लिखा हुआ है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, ठीक है, जबकि जनन कोशिका जो होती है वो छोटी होती है। सिंपल, कायिक कोशिका बड़ी थी और छोटी जो थी वो कौन सी थी, जनन कोशिका थी। ठीक है, अब इसके आगे ध्यान से सुनना, ये लाइन से क्वेश्चन आया है और कई बार आया है। आपने तो बोला कि परागकण यहां पर 2 कोशिका अवस्था में है, यहां पर 3 कोशिका अवस्था में। आपसे कोई पूछे बच्चे, नीट में कोई पूछ ले कि ज्यादातर पादपों में जब परागकण निकलता है, यानी परागकोश फटेगा, फटने से परागकण निकलेंगे, ये परागकण जब निकलेंगे तो कितनी कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, तो याद रखना 60% पादप जो होते हैं, यानी इस पृथ्वी पर 60% पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों में परागकण 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। लिखा हुआ है ना, 60% पादपों में या 60% से ज्यादा पादपों में जो परागकण झड़ते हैं, पराग कोश से निकलते हैं, तो वो कितनी कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो नीट में एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखिए परागकण निकला, ये देखना बेटा, ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। परागकण निकला है, या तो 2 कोशिका अवस्था या 3 कोशिका अवस्था में, यही बोला ना। 60% से ज्यादा पादपों में ये निकल रहा था, ऑब्वियस सी बात है 40% में ये निकलेगा, है ना। अब ये कहां जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, पहुंचेंगे ना। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने 12th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा है परागण क्या होता है, पढ़ा है ना। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये 2 प्रकार की वर्तिकाग्र है, मान लेते हैं ये निकला और यहां पर पहुंचा है, ठीक है, पहुंच गया, चलो जी पहुंच गया। क्या इसके अंदर कोई चेंज आएगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3 की 3 ही कोशिकाएं रहेंगी। लेकिन ये वाला जब पहुंचेगा यहां पर, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा। देखिए बेटा, यहां पर ये जो था ये द्विकोशिकीय अवस्था में पहुंचा, ये 3 कोशिकीय अवस्था में पहुंचा। अब ये जो 3 कोशिकीय अवस्था वाला था इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा,
ये जो 3 कोशिकीय अवस्था वाला था इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला है ना, इसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है। और क्या परिवर्तन आने वाला देखिएगा। बताएं क्या हुआ, आपके सामने है क्या कि जो 2 कोशिका है वो 3 कोशिका अवस्था में बदल जाएगी। फाइनल सी बात है। यानी आपसे कोई कहे क्या कि परागकण जो निकलते हैं 60% पादपों में वो द्विकोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो द्विकोशिकीय अवस्था है वो भी अंत में जाकर 3 कोशिकीय अवस्था होकर ही रहेगी। अब चाहे पहले हो जाए या परागण होने के बाद में हो जाए, होनी तो 3 कोशिकीय अवस्था ही पड़ेगी। 3 नहीं होगी तो द्विनिषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? द्विनिषेचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विनिषेचन करने के लिए 2 नर युग्मकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 नर युग्मकों की जरूरत पड़ती है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना यहां पर 2 से 3 कोशिकीय अवस्था आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। कौन थी बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ था क्या? अर्धसूत्री विभाजन। एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बने थे। क्या बने थे? 4 लघु बीजाणु बने। चलो जी, वेल डन, हो गया। यानी एक अर्धसूत्री विभाजन हमारा हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिएगा। एक लघु बीजाणु को मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये हमारा एक लघु बीजाणु है, था ना, एक लघु बीजाणु। अब इस एक लघु बीजाणु में याद करिए क्या हुआ था? समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 2 केंद्रक बने। हालांकि वो समसूत्री विभाजन जो था वो समान नहीं था, असमान था, लेकिन था तो सही ना। सोचिए, समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या समान है या नहीं है? n से n बना है, 2 कोशिकाएं बनी हैं, एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री होंगे। ये द्विगुणित थी, द्विगुणित से अगुणित बनाई है, यानी एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब यहां से यहां देखो क्या दिख रहा है आपको? एक समसूत्री दिखा, गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है। 2 कोशिकाएं बन गई, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। अब जरा सोच, ये द्विकोशिकीय अवस्था में निकलती हैं। कौन निकलती हैं? परागकण। लेकिन परागकण परिपक्व कब कहला रहा था? जब वो 3 कोशिका अवस्था में था। अब 3 कोशिका अवस्था लाने के लिए ये जो जनन कोशिका थी, इस जनन कोशिका में एक बार और क्या होएगा? एक बार और क्या होएगा? समसूत्री विभाजन होएगा। एक बार और समसूत्री विभाजन हुआ। सोच, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, यहां पर समझ में आ गया। ये था बेटा जी हमारा क्या सिंपल सा टॉपिक। चमक गया? बहुत अच्छे। तो ये हमने सिंपल सी बात करी है। आ जाइए फटाफट, ये सिंपल सा था। नेक्स्ट, अब देखिएगा, यहां पर बात आ रही है कि क्या परागकण से कोई बीमारी हो सकती है? क्या परागकण हमारे लिए हानिकारक है, फायदेमंद है हमारे लिए? तो याद रखना, याद रखना, परागकण जो है क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, परागकण हमारे लिए फायदेमंद है। क्या परागकण हमारे लिए नुकसानदेही है? हाँ, नुकसानदेही भी है। अब नुकसानदेही कैसे, आप मुझे बताएं। क्या आप कभी गए हैं ऐसे खेत में जहां पर फसल कट रही होगी? आप में से कई होंगे जो गए होंगे, कई हैं जो नहीं गए हैं। जो गए हैं उनको पता है, जब फसल कट रही होती है, जैसे सरसों की फसल कट रही होती है, आप वहां पर जाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगी? छींक आएगी। मुंह पर कपड़ा बांधकर जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब फसल कटती है, या धान की खेती आपने देखी होगी, या आपने गेहूं के फसल जब कटती है, तो उसके बाद क्या करते हैं? मुंह पर कपड़ा बांध कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जब खेत कट रहे होते हैं, फसल काटी जा रही होती है, जैसे सरसों की फसल जब हम काटते हैं तो उसके पुष्पों से परागकण हवा में फैल जाते हैं, और जब वो फैल जाते हैं तो हमारी नाक के द्वारा, यानी हमारे श्वसन पथ के द्वारा हमारे अंदर चले जाएंगे। और अगर हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे श्वसनीय मार्ग जो होएगा
उसकी जो भित्तियां होंगी उन्हें क्या करेंगे, संक्रामित करेंगे, जिससे क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, जैसे दमा, जैसे श्वसनी शोथ, और इनसे क्वेश्चन उठा है नीट में, याद रखना। दमा यानी जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, और श्वसनी शोथ जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। याद रखना क्या है बेटा जी, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो परागकण के कारण हो सकते हैं। अब इस रोग में होता क्या है, सीधी सीधी बात है, याद रखना। अस्थमा जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारे जो श्वास नलिका होती है ना, वो सिकुड़ जाती है। श्वास नलिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, कि हमारा जो श्वसन मार्ग होता है उसमें जो हमारी श्वास नली है, जब वो हमारे फेफड़ों में खुलती है तो शाखाएं निकलती है, जिसे हम श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनी या श्वसनिका, ब्रोंकाई अगर वर्ड याद आ रहा हो तो, वो ब्रोंकाई अगर वो श्वसनियां अगर संक्रामित होंगी तो वो रोग क्या कहलाएगा, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस। और श्वास नलिका अगर संक्रामित होगी, सिकुड़ जाएगी, तो वो रोग क्या कहलाएगा, दमा यानी अस्थमा। उस कंडीशन में हम फिसफिस लेते हैं ना, वो फिसफिस वो दवाई होती है ना, वो अंदर जाकर क्या करती है, हमारी श्वास नलिका का जो आयतन पतला हो गया है उसको बड़ा कर देती है, ताकि वायु आराम से जाए। कि परागकण से रोग हो सकते हैं, कौन से, दमा या श्वसनी शोथ रोग हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बेटा जी, यहां से सीधा सीधा इस लाइन से, क्या कि भारत में एक गेहूं जो है जब आयात की जाती है विदेशों से, कई बार अलग अलग प्रकार की गेहूं होती है, तो विदेशों से जब गेहूं का आयात होता है तो उसके साथ एक और खरपत प्रकार की, खरपत इसको हम क्या बोलेंगे, खरपत आ जाती है। किसके साथ, भारत में आयातित गेहूं के साथ में एक खरपत आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाजर घास। नाम याद रखना, मेरे नाम से याद रख लेना कि मैं गेहूं के साथ साथ आया था। याद रख लेना, कौन, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम कौन है, एक खरपत है, एक गाजर घास है, जो इसके साथ आ जाती है। किसके साथ, गेहूं के साथ। और जब ये आती है, कौन, ये जो आती है, इसके परागकण जो होते हैं वो बहुत हवा में बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिससे क्या होती है, एलर्जी होती है। क्या होती है बेटा जी, एलर्जी तक हो जाती है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा, सीधा सीधा याद रखना, भूलना मत। अस्थमा यानी दमा, ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनी शोथ वो रोग हैं जो परागकण के कारण होते हैं। एक मुख्य फसल याद रखना, कौन सी, भारत में जब गेहूं लाई जाती है तो उसके साथ साथ एक खरपत कई बार आ जाती है, पार्थेनियम, गाजर घास, जिसके परागकण क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। खत्म। नेक्स्ट, उसी के आगे नीचे क्या पढ़ना है आपने, ये तो हो गया कि परागकण की हानि हो गई है, मतलब परागकण के नुकसान है। अब बात आ रही परागकण फायदेमंद भी है, हाँ बिल्कुल है। देखिए परागकण जो होते हैं वो पोषण का आहार होते हैं, उसमें पोषण भरा रहता है, किसमें, परागकण है। तो आजकल साइंटिस्टों ने क्या किया, इन परागकण से पोषणीय पदार्थ निकालकर बनाई पराग टैबलेट्स बना दिए, पराग गोलियां बना दी हैं, पराग का सिरप बना दिया पीने वाला। ठीक है, जिसका उपयोग कौन कर रहे हैं बेटा जी, खिलाड़ी करते हैं। ठीक है, घोड़ों को भी दी जाती है, घोड़ों को भी दी जाती है, ताकि उनकी कार्य दक्षता या कार्य क्षमता जो है किसी कार्य को करने की क्या हो सके, बढ़ सके। क्यों, क्योंकि उसमें पोषणीय पदार्थ है। पोषणीय पदार्थ जब जाएगा, टैबलेट के रूप में आप लेंगे या सिरप के रूप में, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये टैबलेट है और ये सिरप है, दिख रहा है। इस तरीके से पराग के जब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये पोषणीय पदार्थ जब आप लेंगे तो आपके अंदर सीधी सी बात है पोषण जाएगा, पोषण जाएगा तो सीधी सी बात है आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी चीज यहां पर लिखी हुई है, यहां से जो क्वेश्चन उठेगा वो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। चल नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या बेटा जी, यहां पर एक सिंपल सी चीज, और यहां पर दो तीन बिंदु और दे रखे हैं, यहां पर इसको फटाफट पढ़ते हैं बेटा, जल्दी से खत्म करते हैं। हमारा नर जनन भाग किसका, पुष्प का। देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो परागकण जो होता है उनका जीवन काल कितने वर्ष का होता है या कितने दिन का होता है। आप बोलेंगे सर परागकण जो है उनके ऊपर तो बाहर तो स्पोरोपोलिन है, उन पर तो किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो हजारों वर्ष तक जिंदा रहेंगे। जिंदा नहीं, हजारों वर्षों तक अपघटन नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं
परागकण के अंदर जो कोशिका है उनका तो निश्चित काल होगा ना भैया, कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी लेकिन परागकण जो है उसका अपघटन नहीं होगा। ये अलग अलग चीजें हैं, इतना समझ में आता है ना। क्या था क्वेश्चन, परागकण का जीवन काल कितने दिनों का है। ठीक है, देखना मैंने बोला ये एक परागकण है जिसमें बड़ी कोशिका, दो छोटी कोशिका, और बाहर मिल रहा था आपका क्या, बाह्य चोल, जिसमें उपस्थित था क्या, बहुत सारा स्पोरोपोलिन जो अपघटन होने से बचाएगा। सिंपल। अब बात आ रही है, अब बात आ रही है क्या कि परागकण का जीवन काल कितने का है। जीवन काल देखिए, एक है जीवन काल और एक है अपघटन। मैंने बोला इस परागकण का, जैसे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या, धान और गेहूं जो होते हैं, लिख ले जाइएगा साथ साथ, धान और गेहूं जो होते हैं उनका जो परागकण जो होता है उसकी जीवन क्षमता जो होती है वो लगभग 30 मिनट की होती है। कितने मिनट की, 30 मिनट की होती है, यानी आधे घंटे की। किसकी, परागकण की। लेकिन बात आ रही है कि जैसे ये परागकण मान लेते धान का है या गेहूं का है, ठीक है, ये निकला परागकोश से। किससे निकला, परागकोश से निकला। निकलने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहेगा, ये 30 मिनट तक। अब 30 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। मर जाएगा यानी इसकी ये जो कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाएंगी। कोशिकाएं अगर नष्ट हो जाएंगी, अंदर कोशिकाएं नष्ट तो हो गई लेकिन बाहर ये जो बाह्य चोल जो थी जिसमें क्या मिल रहा था, स्पोरोपोलिन, वो थोड़ी ना नष्ट हुआ है, अंदर कोशिकाएं नष्ट हुई है। ये तो हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। जिंदा मतलब ये हजारों साल तक जमीन में पड़ा रहेगा, नष्ट नहीं हो रहा है, अपघटन नहीं हो रहा है इसका। लेकिन इस परागकण के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही थी वो तो 30 मिनट में ही क्या हो गई थी, उनका जीवन काल था, मर गई थी। ये है इसका मीनिंग। तो बेटा जीवन काल और अपघटन दो अलग अलग चीज है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये वाली चीज, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर साफ साफ लाइन लिखी हुई है, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइएगा। धान और गेहूं, क्वेश्चन बनता है, धान और गेहूं के जो परागकण है उनका जीवन काल कितना होता है, 30 मिनट का, है ना। कितना, 30 मिनट का। 30 मिनट बाद वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे कोशिका। ठीक है, उसी प्रकार वे पादप जो गुलाबवत होते हैं, गुलाबवत जैसे गुलाब हो गया है आपका, गुलाब जो है, ठीक है, उनके गुलाबवत हो गया, या लेग्यूमिनोसी कुल होता है, सोलेनेसी कुल होता है, गुलाबवत कुल होता है, रोजेसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ कुल हैं जिनके अंदर कई प्रकार के पादप रखे जाते हैं। जैसे गुलाबवत रोजेसी में किसको रखा जाता है, याद रखना, रोज को। लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम पादप को, मटर को, दालों को। सोलेनेसी में आलू बहुत फेमस है। ठीक है, तो याद रखना इनमें जो परागकण का जो जीवन क्षमता होती है वो मिनटों की नहीं होती है, महीनों की होती है। कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं क्या, परागकण। आगे चलते बेटा जी। यहां पर अब ये वाली जो लाइन है इससे क्वेश्चन उठा है, मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं। कोई भी कोशिका को लंबे समय तक स्टोर करना है, रखना है, संरक्षित रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। किसी भी कोशिका को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है या संरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बेटा जी याद रखना, भूलना मत क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा क्या, -196 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन। क्या बोला मैंने, जैसे जिस रूम में मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है, इस रूम में मान लेते ये मेरी लैब है। इस लैब में मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने लिए परागकण, परख नली के अंदर रखे। उस परख नली के अंदर जब मैंने परागकण रख दिए, उस परख नली को बांध दिया।
अब उस परख नली को मैं एक रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में डाल रहा हूं और उस फ्रिज का तापमान कितना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आसपास तापमान इतना है, और क्या डाल दी हमने, लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन डाल दी है। ठीक है, अब ये वातावरणीय परिस्थिति, ध्यान से सुनना, ये वातावरणीय परिस्थिति अगर किसी कोशिका को मिलती है तो वो कोशिका नष्ट नहीं होती है, वो सुरक्षित, ये संरक्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, संरक्षित होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। ये वाली बात थी। अब आपने बीज भंडार बैंक देखे होंगे जहां पर बीजों को संरक्षित रखा जाता है ना। देखिए, अब जब बीजों को हम संरक्षित रख लेते हैं तो क्या हम परागकणों को संरक्षित नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते। तो बीज भंडार यानी बीज भंडार बैंक होते हैं, उसी प्रकार से पराग भंडार बैंक भी तो बनाए जाते हैं ना। तो ये चीज याद रखना। आइए, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है, क्या, नर जनन भाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मादा जनन भाग की, यानी स्त्री केसर की। अब इस स्त्री केसर के अंदर मिलेगा क्या, बीजांड, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, और फिर बीजांड के अंदर मिलेगा भ्रूण कोश, जिसे हम बोलेंगे क्या, मादा युग्मकोद्भिद। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं बच्चों यहां पर हम किसकी, ये मादा जनन अंग की, जिसका नाम है क्या, स्त्री केसर। अब साहब स्त्री केसर ये है, दिख रहा है? ठीक है, कौन है बेटा, ये स्त्री केसर है जो आपको दिखाई दे रहा है। स्त्री केसर में अच्छे से अगर मैं दिखाऊं तो स्त्री केसर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये एक स्त्री केसर है भैया, सीधी सी बात, जिसमें ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, अंडाशय के अंदर है बीजांड। अब डिपेंड करता है कि बीजांड कितने हैं, डिपेंड करता है कि बीजांड कितने हैं। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और यह भी डिपेंड करता है कि ये स्त्री केसर जो मिल रहे हैं एक पुष्प में, एक मिल रहा है कि एक से ज्यादा मिल रहे हैं। एक मिल रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो सारे जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी ना, दिमाग में आएंगी ना। आइए पढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। स्त्री केसर, ये था साहब हमारा स्त्री केसर, जिसमें ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, नीचे अंडाशय है, अंडाशय के अंदर मिलने वाला है क्या, बीजांड। सिंपल, ये सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं। देखिए, जायांग जो है वो मादा या स्त्री जनन भाग होता है किसका, पुष्प का। ठीक है, जो किससे बना होता है, या तो एक स्त्री केसर से या बहुत सारे स्त्री केसर से। या तो एक स्त्री केसर होएगा या बहुत सारे होंगे। ठीक है, यानी एकांडपी या बहुअंडपी, या तो एक अंडप होएगा या एक स्त्री केसर होएगा या बहुत सारे होंगे। ठीक है, चलो जी, अब बात आ रही है एक होएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो क्या वो आपस में जुड़े हुए होंगे कि अलग अलग होंगे, यही होएगा ना। तो देखिएगा यहां पर क्या कि जहां पर एक से अधिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, एक से अधिक होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी। और अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्युक्तांडपी। क्या ये समझ में आया है? कोशिश करना एक ही बार में समझने की। एक अंडपी, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, एक स्त्री केसर बनाता है। एक मिलेगा पुष्प में एकांडपी, अगर ऐसे बहुत सारे मिलेंगे बहुअंडपी। अब बहुत सारे स्त्री केसर आपस में जुड़ जाएंगे तो युक्तांडपी, और अगर अलग अलग होंगे तो व्युक्तांडपी। ठीक है, इसको युक्तांडपी को हम इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और व्युक्तांडपी जो होती है इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस।
सिनकार्पस, एपोकार्पस। क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, वेल डन। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है ना यहां पर बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सोच समझकर मुझे बताएं, ये वाला ऐसा डायग्राम किसी पुष्प में देखा है? ऐसा 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 कोई देखा है आपने कहीं ऐसा? ये किसका होगा? ये किसका होगा? वैसे तो आंसर यहां पर दिख रहा होगा, वैसे आंसर यहां पर दिख रहा होगा। ये किसका होगा? नीचे आंसर लिखा हुआ है क्या? गुड़ल, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। ठीक है, हिबिस्कस, गुड़ल दिख रहा है। अब बेटा देखकर मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, सामने देखना, इस डायग्राम को देखना, आपको इसमें वर्तिकाग्र कितनी दिखाई दे रही हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका कितनी दिखाई दे रही हैं? अंडाशय कितना दिखाई दे रहा है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा, सोच समझकर बताएं जरा जल्दी से। मतलब एक दिख रही है कि एक से ज्यादा दिख रही है? मैं ये संख्या नहीं कह रहा हूं कि कितनी संख्या में दिख रही है, मैं कहने की बात यह है कि बहुत सारी वर्तिकाग्र है ना। अब आप मुझे बताएं, ये परिस्थिति जो है ये युक्तांडपी होएगी, वियुक्तांडपी होएगी, क्या होएगी? युक्तांडपी के वियुक्तांडपी क्या होएगी? आइए देखना, एक डायग्राम बना रहा हूं, सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा। देखना बेटा, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। एक ये कंडीशन है। ठीक है, पहले तो सोचिए, ये एक स्त्री केसर है, ये एक स्त्री केसर है, ये एक स्त्री केसर है। यहां पर भी एक स्त्री केसर होएगा, दूसरा होएगा, तीसरा होएगा। ठीक है, ये भी बहुअंडपी है, ये भी बहुअंडपी है। अब देखकर आपको लग ही रहा होगा, आपको ये देखकर पता लग ही रहा होगा कि भैया यहां पर ये स्त्री केसर, ये स्त्री केसर, ये स्त्री केसर, क्या इनका संयोजन हो गया है? क्या आपने इनको फ्यूज, वर्ड है फ्यूज, फ्यूजन हो गया है? अब इधर देखना, एक और देखिए, मैं कई सारे डायग्राम बनाऊंगा, आप सोचना, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, हाँ जी, इसमें और इसमें आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा होगा? दिख रहा है ना कुछ तो फर्क दिख रहा है। देखिए यहां पर वर्तिकाग्र अलग है तीनों की, वर्तिका भी अलग है तीनों की, और अंडाशय जो था दिख रहा होगा आपको, ये जो अंडाशय जो दिख रहे हैं, क्या ये भी अलग हैं? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो जुड़े हुए हैं। अरे भैया फ्यूज थोड़ी ना हुए हैं। यहां पर देखो, वर्तिकाग्र अलग है, वर्तिका अलग है, लेकिन यहां पर तीनों के अंडाशय जो थे मैंने उनको यहां पर जोड़ दिया है। ठीक है, ये है बेटा जी, याद रखना, वियुक्त आंडपी। क्या है बेटा जी? ये वियुक्तांडपी। समझाने के लिए है, क्योंकि कई बच्चे इस चीज को, इस कंडीशन को समझ नहीं पाते हैं। वियुक्त तांडपी, वियुक्त अंडपी कहां गया? हाँ, वियुक्तांडपी। और ये क्या कहलाएगा? युक्तांडपी। आप बोलेंगे ये युक्तांडपी कैसे हो गया? भाई इसका तो वर्तिकाग्र जो है अलग है, वर्तिका अलग है, लेकिन अंडाशय जो है वो तो हो गया ना, जुड़ गया ना। तो आपसे कोई पूछे, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देखो,
इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है। ये भी युक्तांडपी है, यानी सिनकार्पस है, और ये भी सिनकार्पस है। सुनो, जिनका माथा खटक रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो पहले इन दोनों डायग्राम को देखना। ठीक है, देखो इसमें हमने सारी तीनों वर्तिकाग्र को जोड़ दिया, तीनों वर्तिका को जोड़ दिया, तीनों अंडाशयों को जोड़ दिया है। यहां पर मैंने तीनों वर्तिकाग्र को नहीं जोड़ा, तीनों वर्तिका को नहीं जोड़ा, और तीनों अंडाशयों को जोड़ दिया है। दोनों में फर्क दिख रहा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड में फर्क दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? फर्क 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 कह रहा हूं, फर्क क्या दिख रहा है? वर्तिकाग्र अलग, वर्तिका जुड़ गई, वर्तिका अलग, वर्तिका जुड़ गई, अंडाशय जुड़ गया, यहां पर भी अंडाशय जुड़ गया। ठीक है, यानी युक्तांडपी के लिए क्या होना जरूरी है? अंडाशय का जुड़ना जरूरी है। अगर अंडाशय जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? युक्तांडपी। चाहे वर्तिकाग्र जुड़े या ना जुड़े, चाहे वर्तिका जुड़े चाहे ना जुड़े, अंडाशय का जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा? युक्तांडपी। खत्म, इतनी सी बात। अब इधर देखो, एक और डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा बेटा जी, यहां पर देखना, इस डायग्राम में देखना आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो। अब ये है 3 और ये है 4। इन दोनों में समानता क्या थी? सोचो। आप बोलेंगे सर वर्तिकाग्र जो है अलग है, यहां पर वर्तिकाग्र को जोड़ दिया। सर यहां पर वर्तिका जो है तीनों की अलग है, सर यहां पर तीनों की वर्तिका को भी जोड़ दिया। सर यहां की तीनों अंडाशय जो हैं वो अलग है, सर यहां पर भी तीनों अंडाशयों को क्या कर दिया? अलग रख दिया। यानी इसमें और इसमें समानता क्या है? आप बोलेंगे इसके भी अंडाशय अलग, इसके भी अंडाशय अलग है, लेकिन इसकी वर्तिकाग्र और वर्तिका अलग है, लेकिन यहां पर वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या है? जुड़ गई है। अब आप में से ना कई सोचेंगे सर अगर जुड़ गया ना, जुड़ने का मतलब क्या होता है? युक्तांडपी होता है, यही था ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहां पर तो जुड़ गया ना, वर्तिकाग्र और वर्तिका जुड़ गए ना, लेकिन अंडाशय तो अलग हैं। यहां पर सारी चीजें अलग हैं, यहां पर अंडाशय अलग है। तो ये परिस्थिति क्या कहला रही थी? वियुक्तांडपी। और ये भी कहलाएगा क्या? वियुक्तांडपी। अब है ना, ऐसा हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। क्या? कि वियुक्तांडपी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अलग हो जाएंगे उसके भाग। एक्चुअली वियुक्तांडपी का मतलब क्या था? कि किसका अलग होना जरूरी है? अंडाशय का अलग होना जरूरी है, चाहे वर्तिकाग्र वर्तिका अलग हो चाहे ना हो। उसी प्रकार युक्तांडपी का मतलब क्या था? कि अंडाशय का फ्यूज होना जरूरी है, चाहे वर्तिकाग्र वर्तिका अलग हो चाहे ना हो। यानी पूरी कहानी जो है यहां पर इन दोनों शब्दों की, वो क्या थी? अंडाशय। अंडाशय अगर जुड़ गए हैं तो युक्तांडपी, अंडाशय अगर अलग है तो वियुक्तांडपी। तो बेटा जी याद रखना, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये है एक्चुअली किसका? गुड़ल का। तो अब आप मुझे बताएं, गुड़ल में कौन सी परिस्थिति होती है? युक्तांडपी होती है। याद रखना, ये गुड़ल है और इसमें कौन सी परिस्थिति मिलती है? युक्तांडपी। आप बोलेंगे सर युक्तांडपी कैसे हो गया? वर्तिकाग्र तो अलग है। मैंने बोला वर्तिकाग्र चाहे अलग हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तिका चाहे अलग हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंडाशयों का अगर जुड़ गए तो इसे मैं क्या बोलूंगा? युक्तांडपी।
ठीक है, तो ये थी बेटा जी हमारी क्या, यहां पर जो लिखा हुआ है क्या, युक्तांडपी व्युक्तांडपी, वो सारा यहां पर मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये बच्चों वाली चीज है क्या कि भैया अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, क्या अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपका स्त्री केसर बनाते हैं या अंडप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्त्री केसर या अंडप बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है क्या बेटा जी। वर्तिकाग्र किसको ग्रहण करेगी, परागकण को। परागकण आएगा, अंकुरित होएगा, परागकण से निकलेगी पराग नलिका। वो पराग नलिका किससे होते हुए जाएगी, वर्तिका से। फिर ये नीचे फूला हुआ भाग है, ये क्या कहला रहा है बेटा जी, अंडाशय, जिसके अंदर कौन मिल रहा है, बीजांड मिल रहा है। ठीक है, अब ये पराग नलिका आएगी, नर युग्मक लेकर आएगी, घुस जाएगी किसमें, बीजांड में, अंदर निषेचन पिषेचन हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, ये बीजांड बदल जाएगा किसमें, बीज में, और ये अंडाशय बदल जाएगा किसमें, फल में। बच्चों वाली चीज बताई है ये वाली, बिल्कुल, कि भैया निषेचन विशेचन जब हो जाएगा, भ्रूण भ्रूण बन जाएगा, उसके बाद ये बीजांड बदल जाएगा बीज में, और ये अंडाशय बदल जाएगा किसमें, फल में। ये सिंपल सी चीज है। अब उसी चीज को यहां पर दोहरा रखा है क्या, कि भैया बीजांड जो है वो किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा, और आपका अंडाशय जो है वो किस में बदल जाएगा बेटा जी, फल में बदल जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताएं, बहुत सिंपल सी चीज, एक अंडाशय में एक बीजांड होता है या एक से ज्यादा होते हैं। तो याद रखना, एक बीजांड के अंदर, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज याद रखना। अब इतना तो मेरे ख्याल से आप सारे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने इतना तो पढ़ा होगा, जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा बताया क्या, कि ये अंडाशय जो होता है ये बाद में बदल जाता है किसमें, फल में, और ये जो बीजांड होता है ये किस में बदल जाता है, बीज में। तो अब आप मुझे बताएं, ये एक फल में एक बीज होगा, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, एक फल में एक से ज्यादा बीज होंगे। ये सिंपल सी बात यहां पर लिखी हुई है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। क्या कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या अगर एक है तो ऑब्वियस सी बात है एक फल में एक बीज मिलेगा, जैसे गेहूं धान लिख लेना। जबकि अनेक भी हो सकती है, जैसे पपीते में कई सारे बीज होते हैं, तरबूज में कई सारे होते हैं, आर्किड भी याद रखना, आर्किड जो होता है एक ऐसा पादप जिसके पुष्प बहुत ही अट्रैक्टिव होते, लुभावने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, गेहूं धान आम, गेहूं धान आम, इनमें एक बीज होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंडाशयों में एक बीजांड रहा होगा। जबकि पपीते में, तरबूज में, आर्किड में एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड रहे होंगे, तो बहुत सारे क्या बन गए, बीज बन गए एक फल में। ये सिंपल सी यहां तक हमने चीज पढ़ी है, इसको याद रखना जो आज पढ़ाया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु दानी, बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें ये अपरा पपरा ये सब आएगा बेटा, ये सारी संरचनाएं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर।